हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी बिहार स्पेशल की सीरीज़ है और आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे स्वतंत्रोत्तर बिहार, मतलब कि स्वतंत्रता के बाद का जो बिहार है उससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। साथ में हम लोग कंप्लीट करेंगे बिहार में जो बौद्धिक संपदा है, जैसे कि फिरदौसी सिलसिला हो गया, ठीक है, सिख धर्म के गुरु नालंदा विश्वविद्यालय, और बिहार की जो कला एवं संस्कृति है उससे जो भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि पटना कलाम हो गया, मधुबनी की चित्रकला, विदेशी नृत्य और भी अदर टॉपिक्स, उन सभी को हम लोग केवल एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। यहाँ पर हम लोग आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, असलियत में ये जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोगों ने आपके लिए वन लाइनर में कंप्लीट कराया है, कवर कराया है, ठीक है। इससे पहले हम लोग बिहार से रिलेटेड हिस्ट्री की जो इतिहास की वीडियो हैं वो 2 वीडियो हम लोग निकाल चुके हैं। जैसे कि हमारी पहली वीडियो जो थी वहाँ पर हम लोगों ने जो बिहार के जो जनपद थे, ठीक है, बिहार के जो जनपद थे से लेकर यूरोपियन महाजनपद, बिहार के महाजनपद से लेकर बिहार में यूरोपियन कंपनी का आगमन, उससे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे बने थे उनको वन लाइनर में कंप्लीट कराया है। सेकंड वीडियो में हम लोगों ने 1857 के विद्रोह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक जो भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको भी वन लाइनर में कंप्लीट कराया है। तो यहाँ पर इस वीडियो पर, इस चैनल पर, इस सीरीज़ पर आपको बिहार की हिस्ट्री को कंप्लीट करने में केवल 3 वीडियोज़ ही देखनी पड़ेंगी। मतलब क्या हुआ कि बिहार की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो केवल आपकी 3 वीडियोज़ में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले हम लोग आपके लिए बिहार के जो पिछले 6 महीने के, लास्ट 6 महीने के जो करंट अफेयर्स है वो अपलोड कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। साथ में ही जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण है, उसकी वीडियो भी हम लोगों ने अपलोड कर रखी है, आप जाके देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले इन वीडियोस को ज़रूर देखिए, क्योंकि इनमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी जो हमारी सीरीज़ है बिहार स्पेशल की, उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, जो कि 70th BPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे कि बिहार SSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम है, बिहार कांस्टेबल का है, बिहार पुलिस दरोगा, और भी ऐसे क्वेश्चंस, और भी ऐसे जो एग्ज़ाम्स हैं जो कि बिहार कंडक्ट करवाता है, तो उनमें आपसे स्पेशली बिहार ही पूछा जाता है। जैसे कि बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार का पॉलिटी हो गया, और भी बिहार के करंट अफेयर्स हो गए। तो इस सीरीज़ में हम लोगों की यही कोशिश है कि हम लोग आपके लिए बिहार से जुड़ी हुई सारे के सारे टॉपिक्स को इस सीरीज़ में कवर करवाएं। तो आज की वीडियो में हमारा इतिहास है बिहार का, वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिहार की भूगोल से आपकी स्टार्टिंग कर देंगे, ठीक है। तो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर इसको देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का वह प्रथम राज्य है जिसने भूमि सुधार कानून बनाया, ठीक है। यहाँ बोल रहे हैं कि भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा था जहाँ पर कि पहली बार उस राज्य ने भूमि सुधार कानून बनाया था, तो वो था हमारा बिहार, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, कौन सा था? बिहार था। अब यहाँ पर क्या था कि बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 में बनाया गया था, ठीक है। बिहार, देखो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट कब बनाया था, तो बनाया था 1950 में। अब देखिए, इसी से रिलेटेड 8 क्वेश्चन हमारा एक और है कि देश का वो कौन सा राज्य है जिसमें सबसे पहले ज़मींदारी उन्मूलन कानून बनाया गया, तो वो भी बिहार ही था, ठीक है। वो कौन सा था? बिहार था। अब इसमें लिखा है कि भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ, अब वो भी बिहार था। अब देखिए, भारत में जो पहला संशोधन हमारे संविधान में हुआ था वो 1951 में हुआ था, और वो संशोधन क्या था? वो था हमारा ज़मींदारी उन्मूलन कानून, मतलब कि ज़मींदारी एबोलिशन एक्ट था, जहाँ पर कि क्या करा गया था कि जो ज़मींदारी थी, ठीक है, ज़मींदारी को ख़त्म करा गया था। अब ये कैसे था? देखिए, जब हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन था तो उस समय क्या हुआ था, उनकी वजह से जो हमारे किसान थे, छोटे छोटे किसान थे, उन सभी की जो ज़मीन थी उसको छीन के ज़मींदारों को दे दी गई थी। और जो हमारे किसान थे, ठीक है, जो किसान थे, जो हमारे लिए अन्न उगाते हैं, जो हम, ठीक है, जो हमारे लिए पूजनीय होते हैं, उन सभी किसानों से ज़मीन छीन के ज़मींदारों को दे दी और उनको केवल एक मज़दूर के रूप में रख दिया। तो उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारे संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ, ठीक है। हमारे संविधान बनते ही
तुरंत जो पहला संशोधन हमारे संविधान में हुआ 1951 में, सबसे पहले जोर दिया गया कि हमें ज़मींदारी उन्मूलन करना है, कि ये ज़मींदारी उन्मूलन करना ज़रूरी है वरना हमारे किसान आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उसको सबसे पहले ज़मींदारी उन्मूलन किस राज्य में हुआ, किसने बनाया, वो बिहार ने बनाया। और पहला संशोधन भी किस राज्य के कारण हुआ, वो भी बिहार के कारण हुआ। ठीक है, जो तीनों जो क्वेश्चंस हैं वो सारे तीनों क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड है हमारे ज़मींदारी कानून से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन हुआ था, कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था पटना में। ठीक है, पटना क्या है, पटना है हमारी बिहार की राजधानी। ठीक है, आप सबको पता है पटना बिहार की राजधानी है। अब ये कब हुआ था पटना में, ये हुआ था आपका 1955 में। 1955 में स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन हुआ था। अब ये देखिए, छात्र आंदोलन की बात तो ऐसी है कि हमारा जो बिहार है, पटना है, बिहार है, यहाँ पर जो छात्र हैं आज की डेट में भी जो हमारे बिहार के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। वो कभी भी किसी से नहीं दबते हैं, वो अपनी अधिकारों के लिए हर पल हर क्षण खड़े रहते हैं। चाहे वो आपकी बीपीएससी हो, चाहे कुछ भी हो, उन सब के सामने धरना कर देते हैं, आप सभी को पता है, लेकिन अपने अधिकारों को छोड़ते नहीं हैं। तो इसी चीज़ से लेकर आपको पता है कि जो हमारा बिहार का जो छात्र आंदोलन है, छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो पूरे के पूरे देश में इसी चीज़ के लिए माने जाते हैं कि वो कभी नहीं दबते हैं, वो अपने जो अधिकार हैं उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, तो ये आपको सबको पता है कि इससे हमें क्या पता पड़ रहा है कि पहले भी जो हमारे बिहार के जो छात्र थे वो बहुत ज़्यादा जागरूक थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। ठीक है, तो आपको पता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था पटना में। तो आपको याद रखना है कौन सा सन है, वो है 1955। अब यहाँ ये बोला गया है कि जो पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण कब हुआ। ठीक है, देखो पटना में, यहाँ पे हमें क्या पता पड़ रहा है कि जो शहीद स्मारक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहीं पे सॉल्व हो गया कि पटना में शहीद स्मारक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जो शहीद स्मारक है वो कहाँ है, पटना में है, बेगूसराय में है, ठीक है, खगड़िया में, कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, ये है हमारा पटना में। अब इसका अनावरण कहाँ करा गया था, वो करा गया था 1956 में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि पटना में शहीद स्मारक है और उसका अब औपचारिक अनावरण जो हुआ था 1956 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसमें बोला है कि देश में पहली बार, ठीक है, पूरे देश में, पूरी कंट्री में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ। अब देखो ये भी बिहार में हुआ है। अब देखिए हमारा बिहार कितना ज़्यादा जागरूक है, कितना ज़्यादा आगे है। ठीक है ना, तो सबसे पहले कहाँ पर हुआ, राजनीतिक जांच का आयोग का जो गठन है वो भी बिहार में हुआ। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो राजनीतिक आयोग जांच आयोग का जो गठन हुआ था वो महामाया सरकार ने 1 अक्टूबर 1967 में देश में प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश TL वेंकटरमन अय्यर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन करा था। अब आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि जो राजनीतिक जांच आयोग है उसमें अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे TL वेंकटरमन की अध्यक्षता में ही इस वाला जो हमारा जांच आयोग है उसका गठन हुआ था। अब इस आयोग ने राज्य के, अब देखो यहाँ पे गठन तो हो गया, अब इस आयोग में कुछ हमारी जो इन्वेस्टिगेशंस वगैरह हुई होंगी तो उसमें ये बोला गया कि इस आयोग ने जो 6 बड़े नेता थे, ठीक है, 6 बड़े नेता को भ्रष्टाचार के आरोपी बोला गया। अब जैसे कि उनमें से कौन कौन थे, वो जैसे कि हमारे हो गए KB सहाय, ठीक है, कौन से हो गए, KB सहाय हो गए। फिर है हम महेश प्रसाद सिन्हा, ठीक है, महेश प्रसाद सिन्हा जी हो गए। फिर है यहाँ पे राम लखन सिंह यादव, ठीक है, राम लखन सिंह यादव। अब यहाँ तक हो गए हमारे 3। फिर है राघवेंद्र नारायण सिंह हो गए, सत्येंद्र नारायण सिंह हो गए, अंबिका शरण सिंह। मतलब ये लगभग 6 लोगों के ऊपर यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप इस आयोग के द्वारा लगाए गए थे। फिर है हमारा बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री थे, वो कौन थे, तो वो थे महामाया प्रसाद। अब जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, ठीक है, वो का गठन कब हुआ था, 1967 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
यहाँ पर ये बोला गया है कि जो संपूर्ण क्रांति देश के किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति के बारे में पूछा गया है कि कौन से राज्य से ये संबंधित है, तो वो है बिहार से। अब देखो, संपूर्ण क्रांति को बिहार का आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि बिहार का आंदोलन को क्या कहा जाता है, तो संपूर्ण क्रांति इसका सही आंसर होगा। अब देखिए, बिहार में छात्र या जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी 1974 में। और कब हुई थी? वो हुई थी 5 जून 1974। अगर आपसे डेट पूछी जाती है तो डेट आपकी आएगी 5 जून 1974 में ये पूछी जाती है। अब जो संपूर्ण क्रांति है ना, जो संपूर्ण क्रांति है हमारे बिहार की, वो स्पेशली मुख्यतः अगर बोले तो ये एक छात्र आंदोलन ही था। अब देखिए, यहाँ पर दोबारा छात्रों की जो महत्व, जो इम्पोर्टेंस है वो सामने आ गई है। हमारे देश के हमारे जो बिहार के जो छात्र हैं वो कितने जागरूक हैं, वो हमें इन्हीं क्वेश्चन से पता पड़ जाता है, बिहार के इतिहास से। फिर है हमारा कि बिहार की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी, किन्होंने की थी? देखो, ऊपर हमने पढ़ा है कि जो संपूर्ण क्रांति ही वो एक मुख्यतः छात्र आंदोलन ही था। तो सिंपली बात है कि किसने स्टार्ट करा होगा? जो करी होगी हमारे छात्रों ने ही इसका स्टार्टिंग करी थी। लेकिन उसकी जो लीडरशिप करी थी वो करी थी जयप्रकाश नारायण जी ने करी थी। ठीक है, और दूसरी जंग आज़ादी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? संपूर्ण क्रांति को दूसरी जंग आज़ादी भी कहा जाता है। आज़ाद देश का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। ठीक है, यहाँ पर आपको पॉइंट नोट ये करना है कि यहाँ पे आज़ाद इंडिपेंडेंट इंडिया की बात हो रही है, मतलब आज़ाद भारत की यहाँ पर बात हो रही है। आज़ाद देश का सबसे बड़ा जन आंदोलन यही था, संपूर्ण क्रांति। फिर है जयप्रकाश नारायण को दूसरे महात्मा भी कहा जाने लगा था। अब इस संपूर्ण क्रांति की वजह से ही जो हमारे जयप्रकाश नारायण जी हैं उनको दूसरे महात्मा भी कहा जाने लगा था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? कहाँ से हुई थी? वो हुई थी पटना से। तो ये जो हमारे जो पॉइंट्स हैं संपूर्ण क्रांति से लेकर, ये सभी आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे एक एक क्वेश्चन अलग अलग बन के आ सकता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा है कि बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? ठीक है, था तो ये छात्र आंदोलन जो कि आपका स्टार्ट हुआ था 5 जून 1974 में। ठीक है, तो इसका नाम किसने दिया था संपूर्ण क्रांति? तो ये दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने ही इसका नाम दिया था। अब लिखा है कि जेपी आंदोलन या फिर संपूर्ण क्रांति। देखो, संपूर्ण क्रांति का दूसरा नाम क्या था? जेपी आंदोलन। तो उससे रिलेटेड जो भी जो कथन है, इनमें से हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हमारे कथन बनते हैं। इसमें है कि जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में इस शर्त पर लिया था कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। जयप्रकाश नारायण जी ने ये बोला था कि मैं इस आंदोलन की लीडरशिप तभी करूँगा अगर ये जो हमारा आंदोलन है वो शांतिपूर्ण होगा, यहाँ पर कोई भी दंगे फसाद नहीं होंगे, तो ही मैं इसको इसकी लीडरशिप लूँगा, वरना नहीं लूँगा। तो उनका आह्वान यही था कि हम लोग को पीसफुल तरीके से एक आंदोलन मूवमेंट चलाना है। फिर है बिहार के वर्तमान नेता। ठीक है, जो वर्तमान नेता हैं जैसे कि लालू प्रसाद यादव जी हो गए, नीतीश कुमार जी हो गए, रविशंकर प्रसाद जी हो गए, सुशील मोदी, इस आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, तो इससे क्या पता पड़ता है ये जो आंदोलन था ये कितना नया सा आंदोलन है। अभी 1974 कोई बड़ी पुरानी बात नहीं है। ठीक है, तो ठीक है ना, तो इनके जो लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, रविशंकर प्रसाद जी और सुशील मोदी जी सभी इससे रिलेटेड थे। फिर है ये आंदोलन सन 1975 की इमरजेंसी लगाने के कारणों में से एक था। जो 1975 की इमरजेंसी जो लगी थी हमारे देश में, उसका भी एक कारण था कि ये आंदोलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं उन बच्चों को बता दूं जो हमारे चैनल पर नए हैं कि हमारे चैनल पर और भी सीरीज़ चलाई गई हैं। जैसे कि हमारी पहली सीरीज़ है बिहार स्पेशल की, वो जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं पहले ही दे चुकी हूँ। फिर हमारी सेकंड सीरीज़ एनसीईआरटी की, इसको हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि हमारा पहला पार्ट है एनसीईआरटी डिटेल एनालिसिस। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स होते हैं उनको डिटेल में पढ़ाते हैं और आपको यहाँ पर नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, आपको नोट्स खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनके जो MCQs हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आते हैं। तो अभी हमारा जो चल रहा है वो हमारा
हमारा भूगोल चल रहा है, मतलब कि हमारा ज्योग्राफी चल रहा है। इसकी हमने क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 कंप्लीट करा दी है, क्लास 9 हमारी चल रही है, ठीक है। और इसके जितने भी हमारे MCQs हैं वो भी हम लोग अपलोड कर चुके हैं, आप जाके इसको देख सकते हैं। और जो हमने ठीक है, और ये जो हमारी सीरीज़ है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी पैसा नहीं है। अगर आप बाकी जो चैनल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लोग NCERT पढ़ाने के बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पैसे लेते हैं, लेकिन हमारे चैनल पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। वैसे हमारे चैनल पर सारी की सीरीज़ ही सभी सीरीज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। फिर हमारी GS 8 MCQs की यहाँ पर जो आपके डेली करंट अफेयर रहते हैं उनसे हम लोग चुनिंदा 8 MCQs बना कर लाते हैं, और इनके जो भी स्टैटिक GK होता है वो भी आपके साथ में कवर करवाते हुए चलते हैं। हमारी मंथली मैगजीन की सीरीज़ है, यहाँ पर जो पिछले महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनको एक ही जगह कंपाइल करके मैगजीन के रूप में हम लोग 1 लाइनर में आपके लिए लेकर आते हैं। जून महीने की हम लोगों ने निकाल दी है, जिसको कि हमने केवल 55 1 लाइनर में कंप्लीट करा है, आप जाके ज़रूर देखिए। फिर हमारे ट्रिक्स की वीडियो, यहाँ पर हम लोग 5 MCQs को कवर कराते हैं, एक अनोखे तरीके से कवर करवाते हैं, इसको ज़रूर देखिए, फन में कवर करा देते हैं। फिर हमारी मेंस की टॉपिक्स की वीडियो, यहाँ पर जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी रिलेवेंट टॉपिक होता है इसको रेगुलरली हम लोग कंप्लीट कवर करवाते हैं। पॉलिटी MCQs की सीरीज़ है, प्लेलिस्ट है, इसकी हम प्लेलिस्ट बना चुके हैं, आप जाके इसको देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल की कम्युनिटी में जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग रेगुलरली क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। और जितनी भी सीरीज़ है हमारे चैनल पर, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए, तो उसका फ़ायदा उठाइए, चैनल में जाइए, देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। इसमें लिखा है कि उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, ठीक है। देखिए उर्दू को पूछा है, दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य है हमारा बिहार है। अब इसको दर्जा कब दिया गया था, इसको दर्जा दिया गया था 1980 में, ठीक है। कब दिया था, 1980 में बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिल गया था। अब ये जो कार्य है, ठीक है, ये जो कार्य है ये मुख्यमंत्री, ये जो कार्य है ये उस टाइम के मुख्यमंत्री मिश्र जी ने इसको किया था, ये हो गया। अब यहाँ लिखा है कि जो महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन हुआ था, ठीक है, महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन हुआ था 1982 में, इसका उद्घाटन हुआ था। और इसका उद्घाटन जो डॉक्टर मिश्र थे, इन्होंने इंदिरा गांधी जी से इसका उद्घाटन करवाया था। देखो महात्मा गांधी सेतु पुल सब आपको पता होगा, ठीक है, इसके आप लोग गए भी होंगे। हम लोग जैसे कि पटना से हाजीपुर जाते हैं तो उसी सेतु पुल से होते हुए जाते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने इस पुल को देखा भी होगा। तो इस पुल की ही यहाँ पर बात हो रही है, 1982 का पुल है, महात्मा गांधी सेतु पुल के बारे में बात हो रही है। 1982 में हुई है, डॉक्टर मिश्र ने इसका उद्घाटन करवाया था इंदिरा गांधी जी से। अब यहाँ बात है कि बिहार में बोध गया में स्थित महाबोधि विश्व विरासत, महाबोधि जो मंदिर है उसको विश्व विरासत कब घोषित करा गया था, वो करा गया था 2002 में। देखो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे 1000 बार ये पूछा जा चुका है। आपसे या तो ये पूछ लिया जाएगा कि जो सेम क्वेश्चन है कि महाबोधि मंदिर को विश्व विरासत कब घोषित करा गया 2 में, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि जो महाबोधि मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, वो भी स्थित है हमारे बिहार के गया के ज़िले में। या फिर आपसे ये पूछ लेंगे कि बिहार में क्या महाबोधि मंदिर को विश्व विरासत घोषित करा गया है, ठीक है। तो ये देखो ये सेम क्वेश्चन एक ही है, लेकिन इसमें जो रूप हैं आपके तोड़ मरोड़ के कोई 3-4 क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। तो इस पूरे एक ही 1 लाइनर में आपके बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो चुका है, तो 1 से लेकर 15 तक, ठीक है, जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे 1 से लेकर 15 तक यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। हमारा जो स्वतंत्रोत्तर बिहार था कि स्वतंत्रता के बाद जो बिहार में जो भी गतिविधियाँ हुई वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट करेंगे बौद्धिक संपदा, ठीक है, बिहार की बौद्धिक संपदा, जैसे कि फिरदौसी सिलसिला, सिख धर्म के गुरु और नालंदा विश्वविद्यालय और भी अदर टॉपिक्स को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत थे, बोला है बिहार के सबसे पहले इंपॉर्टेंट सूफी संत कौन थे, तो वो थे हमारे इमाम ताज फ़कीह जी, ठीक है, इमाम ताज फ़कीह जी थे, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा है इसमें 12वीं शताब्दी में ये मनेर में आकर बसे थे, मनेर में ये बस गए थे 12वीं शताब्दी में। चलिए फिर है हमारा कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सिलसिला या सूफी संप्रदाय किसको मिली, मतलब कि बिहार में ऐसा कौन सा सिलसिला था या फिर सूफी संप्रदाय था जिसको बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिली थी, तो वो था फिरदौसी। कौन सा था, वो था फिरदौसी सिलसिला था।
ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया है कि जो मखदूम शरफुद्दीन मनेरी थे वो फिरदौसी सिलसिले से संबंधित थे। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फिरदौसी सिलसिले से कौन कौन से संबंधित यहाँ पे पर्सनैलिटीज़ हैं। तो वो थे हमारे मखदूम शरफुद्दीन मनेरी जी, जिनका जो जन्म था वो मनेर में हुआ था, 1290 में इनका जन्म हुआ था। अब है यहाँ पर कि बिहार में फिरदौसी सिलसिले के संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी के उपदेशों की जानकारी कहाँ मिलती है। अब देखिए यहाँ पे संत थे मखदूम शरफुद्दीन, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उपदेश अपने दिए होंगे। तो ये पूछ रहे हैं कि इनके उपदेशों की जानकारी कहाँ कहाँ कौन कौन सी बुक्स या फिर कहाँ पर मिलती है। तो वो मिलती है जैसे कि आदाबुल मुरीदीन से, मदनुल मानी से और मकतूबाते से, ठीक है, इन सभी से इनकी जानकारी मिल जाती है। फिर है यहाँ पर बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु हुई थी। ये बोला है कि यहाँ पर जो हमारे जो मखदूम शरफुद्दीन मनेरी जी थे उनकी मृत्यु बिहार में कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी बिहार शरीफ में। कहाँ हुई थी? ये हुई थी बिहार शरीफ में। अब है यहाँ पर कि जो सिख गुरु ये सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण करा। यहाँ बोला है कि सिख गुरुओं में से ऐसे कौन से गुरु हैं जिन्होंने सबसे पहले बिहार का भ्रमण करा। तो वो थे गुरु नानक देव जी। कौन थे? वो थे गुरु नानक देव जी। अब यहाँ बोला है कि जो सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे, ठीक है, सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था पटना सिटी में। कहाँ हुआ था? पटना सिटी में हुआ था। और कब हुआ था? वो हुआ था 26 दिसंबर को, 26 दिसंबर 1666 में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता जी का नाम था गुजरी देवी। अब इसमें ये लिखा है कि जो गुरु गोविंद सिंह जी थे ना, उन्होंने जो मनसद व्यवस्था थी, मनसद व्यवस्था को यहाँ पर समाप्त कर दिया था। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो हमारा यही हो गया कि गोविंद जी का जन्म कहाँ हुआ? पटना सिटी में हुआ। आपसे सन पूछ लेते हैं, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। आपसे वर्ष पूछा गया है, कौन से वर्ष में हुआ था। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सिख गुरुओं में से ऐसे कौन से गुरु थे जिन्होंने की मनसद व्यवस्था खत्म कर दी, समाप्त कर दी थी। तो वो थे श्री गोविंद सिंह जी। चलिए, अब यहाँ लिखा है कि बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, बिहार में जो ईसाई धर्म है, जो क्रिश्चियन धर्म है, क्रिश्चियन रिलीजन है, उसका प्रचार सबसे पहले किसने करा था? तो वो करा था पादरियों ने। ठीक है, पादरियों ने रोमन कैथोलिक के जो पादरी थे उन्होंने यहाँ पर जो ईसाई धर्म को फैलाया था। बिहार में ईसाइयों का जो पहला चर्च था वो 1713 में पटना सिटी में निर्मित हुआ था। ठीक है, कहाँ निर्मित हुआ था? पटना सिटी में, जब हमारे देश पे अंग्रेज़ों का शासन था। ठीक है, चलिए, अब है यहाँ पर बिहार के अघोर कामिनी देवी, गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय इत्यादि का संबंध किससे है? तो वो संबंध है ब्रह्म समाज से। ठीक है, किससे है? ब्रह्म समाज से। अब यहाँ बोला है कि पटना में, ठीक है, पटना में रामकृष्ण मिशन की पहली शाखा खुली थी। कब खुली थी? 1922 में ये खुली थी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि बिहार के पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, सरफराज हुसैन खां एवं मधुसूदन प्रसाद किस संस्था से संबंधित है? तो ये हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी से। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित हैं। ये नाम आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इन नाम से आपसे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। फिर है बिहार के किस गवर्नर के बारे में ये कहा जाता है कि उसने ईसाई धर्म ग्रहण किया था। यहाँ पर ये बोला है कि बिहार का ऐसा कौन सा गवर्नर था जिसने ईसाई धर्म, मतलब कि क्रिश्चियन जो रिलीजन है, उसको ग्रहण कर लिया था। ठीक है, तो वो थे मुकर्ब खान। कौन थे? मुकर्ब ये खान थे। अब है हमारा प्राचीन भारत में विश्वविद्यालय स्थित। यहाँ बोला है कि प्राचीन बिहार में कौन कौन से विश्वविद्यालय स्थित थे? जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय हो गया। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, फिर है वज्रासन विश्वविद्यालय। अगर विक्रमशिला की बात करें तो वो बिहार के भागलपुर में है, और वज्रासन की बात करें तो वो बोध गया में पड़ता है। तो हमारे बिहार में, प्राचीन बिहार में विश्वविद्यालय, ये 3 इम्पॉर्टेंट हमारे विश्वविद्यालय बिहार के हो जाते हैं। चलिए, अब देखिए इन सभी चीज़ों से हमें क्या पता पड़ता है कि हमारा जो बिहार है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इन्हीं में से बहुत सारे स्कॉलर्स भी हमारे बिहार से निकले हैं।
अब बात है नालंदा विश्वविद्यालय में विदेशी यात्रियों ने अध्ययन करा। यहाँ पूछा है जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है, आपको पता है अभी फ़िलहाल में करंट अफेयर में क्वेश्चन भी था जो हमने आपको पढ़ाया भी है कि नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन अभी नरेंद्र मोदी जी ने करा है, ठीक है। तो आपसे नालंदा विश्वविद्यालय से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि कौन से विदेशी यात्रियों ने इसका अध्ययन करा था। तो ये था युआन चुआंग, ठीक है, धर्मास्वामीन और इत्सिंग। इन 3 विदेशी यात्रियों ने नालंदा विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन करा था, पढ़ाई करी थी। फिर है कि नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य के बारे में पूछा है। यहाँ पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कौन थे। तो इनके आचार्य 2 थे, एक थे दिग्नाथ और शीलभद्र, ठीक है। अगर आपसे दो नाम भी पूछे जाते हैं, आपको दोनों ही ऑप्शन सही करा के लगा के आना है, ठीक है। जैसे ऑप्शन ए में दिग्नाथ दे दिया, बी में शीलभद्र दे दिया, सी में कोई और दे दिया, डी में कोई और, ई में दे दिया दो या दो से ज़्यादा, तो हमें ऑप्शन लगाएंगे ई, क्योंकि 2 हमारे ऑप्शन 2 तो सही हैं, तो आंसर हमारा ई आ जाएगा। फिर है हमारा कि आतिश दीपांकर आचार्य थे। आतिश दीपांकर आचार्य थे, वो कौन से विश्वविद्यालय के आचार्य थे। तो वो थे हमारे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ये आचार्य थे, आतिश दीपांकर। चलिए अब है ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय, सबको पता होगा, ठीक है, ने फारसी शिक्षा ग्रहण की थी। कहाँ ग्रहण करी थी, वो करी थी पटना में। और ये पटना में मुस्लिम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने भी आए थे, ठीक है। पटना में फारसी शिक्षा की शिक्षा ग्रहण करी थी, साथ में जो मुस्लिम ग्रंथ थे, मुस्लिम धर्म के जो ग्रंथ थे उनका अध्ययन करने भी ये पटना आए थे। अब है यहाँ पे कीर्तिमाला और कीर्ति पताका, ठीक है, कीर्तिमाला और कीर्ति पताका के रचनाकार, ठीक है, कीर्तिमाला और कीर्ति पताका के जो रचनाकार थे विद्यापति, ठीक है। विद्यापति का संबंध किससे है। तो ये जो है ये बिहार के जो मिथिला है उससे इनका संबंध है, मिथिला क्षेत्र जो है बिहार का उससे इनका संबंध रहता है। यहाँ पूछा है कि भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया, ठीक है। विदेशिया क्वेश्चन पहले भी आपसे पूछा जा चुका है, विदेशिया जो है बहुत बारी पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि ये किसकी रचनाकार है, इसको किसने, इसके रचयिता कौन है। तो वो हैं भिखारी ठाकुर जी। ये जो है ये भोजपुरी का जनक कवि भी इन्हें कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि बिहार में भोजपुरी का जनक कवि किसे कहा जाता है, तो वो है हमारे भिखारी ठाकुर जी, जिन्होंने विदेशिया की रचना भी करी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन, एक और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, जैसे कि भिखारी ठाकुर हैं, महेंद्र मिश्रा, रघुवीर नाथ हैं, अवध बिहारी सुमन, गणेश दत्त तिवारी, उमाकांत वर्मा, रामेश्वर सिंह इत्यादि इन और भी जो लोग हैं उनको भोजपुरी भाषा से ये रिलेटेड हैं, ठीक है। भोजपुरी भाषा से भिखारी ठाकुर तो रिलेटेड हैं ही, साथ में और लोग भी यहाँ से रिलेटेड हैं। अब है बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार। यहाँ बोला है जो बिहार का जो पहला अंग्रेजी अखबार की बात करी है तो वो था द बिहार हेराल्ड। क्या था, बिहार हेराल्ड था, जिसका कि प्रकाशन, ठीक है, इसका प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन के द्वारा 1875 में करा गया था। कब करा गया था, 1875 में। अब बोला है कि बिहार का प्रथम उर्दू अखबार के बारे में बात कर लेते हैं, वो कौन सा था। तो वो था नूरुल अनवार, ठीक है, कौन सा था, नूरुल अनवार था। और ये आरा से मोहम्मद हाशिम द्वारा प्रकाशित हुआ था। किसने करा था, मोहम्मद हाशिम ने आरा से करा था। अब यहाँ बात होती है बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र, तो बिहार बंधु है, जिसका कि प्रकाशन 1874 में पटना से हुआ था, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया, अंग्रेजी अखबार देख लिया, उर्दू अखबार देख लिया और हिंदी अखबार देख लिया। अगर अंग्रेजी आए तो बिहार हेराल्ड, उर्दू आए तो नूरुल अनवर और अगर हिंदी आए तो बिहार बंधु। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट में है हमारा कि 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया गया था। अब यहाँ बोला है कि 1924 में द पटना टाइम्स का आरंभ किसने करा था, वो करा था मोहम्मद यूनुस जी ने, ठीक है। अब मोहम्मद यूनुस जी कौन थे, वो थे बिहार के पहले भारतीय मुख्यमंत्री, ठीक है, बिहार के पहले भारतीय मुख्यमंत्री। इनके बारे में जो भी क्वेश्चन हैं हम लोग अपनी पिछली वीडियो में कवर करवा चुके हैं, आप जाके उन वीडियो को ज़रूर देखिए। उन वीडियो में से देखिए जो हमारी 3 वीडियो हैं हिस्ट्री की, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इनको इग्नोर ना करिए बल्कि इनको ज़रूर देखिए, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में जब बैठें तो आपके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाए कि मुझे तो सारा पेपर आता है, ठीक है। चलिए तो इग्नोर ना करें बल्कि इनको ज़रूर देखें। चलिए फिर है हमारा कि बिहार राज्य की जो प्रमुख प्रचलित भाषाएं, यहाँ बोला है कि बिहार राज्य में सबसे प्रचलित भाषाएं कौन सी हैं, तो वो है मैथिली भाषा, भोजपुरी भाषा और मगही भाषा। अब जो मैथिली भाषा है
वो किन किन ज़िलों में बोली जाती है, जैसे कि शाहाबाद हो गया, पलामू हो गया और चंपारण, इन तीनों में मैथिली भाषा बोली जाती है। फिर है नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम था। अब देखो यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में जो शिक्षा दी जाती थी उसका माध्यम क्या था, इंग्लिश हिंदी वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वो था आपका पाली भाषा में। जो पाली भाषा है उसमें नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा दी जाती थी। अब यहाँ पे मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था, तो वो किया गया था 2003 में। अब देखिए हमारे बिहार की मैथिली भाषा हमारे भारतीय संविधान की 8वीं शेड्यूल में यहाँ पर ये है, ठीक है। तो कौन सी भाषा है, वो है मैथिली भाषा, जो कि 2003 में है। अब ऐसी डिमांड, ऐसी मांगे और भी चल रही हैं कि जो हमारे बिहार की जो भोजपुरी भाषा है उसको भी संविधान की 8वीं सूची में डालना चाहिए। अब देखते हैं कि ये कब डलती है हमारी भोजपुरी भाषा, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए 2003 में मैथिली भाषा हमारे बिहार की वो भाषा है जो कि हमारे भारतीय संविधान की 8वीं सूची में है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने ख़त्म कर लिया अपना सेकंड टॉपिक, ठीक है, जहाँ पर की था वो हमारा बौद्धिक संपदा। अब हम स्टार्ट करेंगे कला एवं संस्कृति। अब जो कला एवं संस्कृति है वो क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 56 तक है, ठीक है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र है, ठीक है। ठुमरी कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा ठुमरी का मुख्य केंद्र कौन है, तो वो है बिहार का गया जिला। अब यहाँ बोला है कि पटना कलम संबंधित है चित्रकला से, ठीक है। पटना कलम क्या है, चित्रकला से। अब इसमें क्या क्या जो इम्पॉर्टेंस है वो देख लेते हैं कि इस कला में, इस चित्रकला में जनसाधारण के जीवन, विशेषकर दैनिक जीवन के दृश्यों का चित्रण होता है, ठीक है। जो कि दैनिक रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं, जीवन होता है, उन्हीं को लेकर यहाँ पे चित्रकला में उकेर दिया जाता है, तो हमारी पटना कलाम हो गई। अब यहाँ पर ये जो संबंधित है ये है पर्वती मुगल काल से, ठीक है। पर्वती मुगल काल से ये संबंधित है। और पटन कलाम का जो चित्र है वो अधिकतर कागज़ एवं कहीं कहीं हाथी के जो दांत हैं उन पर बनाया गया है। कहीं तो कागज़ पर बनाया गया है, नहीं तो कहीं हाथी के दांतों पर इस पे ये पेंटिंग कर दी गई है। फिर है हमारा पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार, ठीक है। प्रथम महत्वपूर्ण, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो चित्रकार थे, पेंटर थे, वो कौन थे, तो वो है सेवक राम जी, ठीक है। ये तो इम्पॉर्टेंट हो गए। और भी संबंधित चित्रकार हैं, जैसे कि हुलास लाल हो गए, जयराम दास हो गए, शिव दयाल एवं ईश्वरी प्रसाद। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि आपको हुलाल लाल का नाम दे दिया जाएगा, शिव दयाल का नाम दे दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा कि ये किससे रिलेटेड हैं, क्या ये पटना का नाम से रिलेटेड है, क्या ये मधुबनी से रिलेटेड है, या इनमें से नहीं है, या फिर दोनों से रिलेटेड है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी जो नाम हैं आप इनको ज़रूर नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुबनी चित्रकला का संबंध। अब देखिए मधुबनी है, जो मधुबनी पेंटिंग है वो भी हमारे बिहार से रिलेटेड है। ये क्या है, ये एक लोक कला है, ठीक है। ये एक लोक कला है। यहाँ पर जो हमारी महिलाएं होती हैं, ठीक है, जो महिलाएं हैं उनकी जो भूमिका है वो सबसे ज़्यादा भूमिका इनकी ही रहती है। ये 2 प्रकार के चित्र होते हैं, जैसे कि भित्ति चित्र हो गया, एक हो गया अरिपन, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हमसे बन सकता है। फिर यहाँ बोला है कि मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या फिर कलाकार हैं, इनके नाम भी पूछे जाते हैं। तो जैसे कि हमारा कौशल्या देवी हो गई, शशिकला देवी और सिया देवी, ये जो 3 नाम हैं ये मधुबनी पेंटिंग से संबंध रखते हैं। अब है यहाँ पर कि प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय गायिकाओं एवं नर्तकियों की उपस्थिति के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो वो मिलते हैं राजगीर से और वैशाली से। राजगीर और वैशाली से इन सभी के साक्ष्य मिलते हैं। अब यहाँ पर ये भी बोला गया है कि जो मगध शासक था अजातशत्रु की जो प्रेमिका थी अम्रपाली, वो भी वैशाली की सबसे प्रसिद्ध नर्तकी थी, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, आप भी इसका आंसर देने में आप सक्षम हो चुके हैं। अब है कि बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार क्या है, वो है हमारी छठ पूजा, ठीक है। इसके बारे में तो मुझे बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बिहार में कोने कोने पर छठ पूजा बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट ये त्यौहार हो जाता है, ठीक है। ये जो बिहार है, बिहार का ये एक क्षेत्रीय त्यौहार है, ठीक है। इस अवसर पर क्या करते हैं कि जो सूर्य देव जी होते हैं ना, उनकी पूजा की जाती है। उगते सूरज की और सांझ में सूरज की इसकी पूजा करी जाती है। तो छठ है सबसे इम्पॉर्टेंट त्यौहार बिहार का है। अब है यहाँ पर कि जो सौराठ सभा मेला आयोजित होता है, यहाँ बोला है जो सौराठ सभा
मेला बिहार में कहाँ आयोजित होता है, तो ये होता है मिथिलांचल। अब ये जो मेला है ये शादी ब्याह से संबंधित मेला है जो कि आषाढ़ महीने के अंतिम में मनाया जाता है। ठीक है, मिथिला में तो होता है ये आयोजित मेला सौराठ सभा मेला, लेकिन ये किससे रिलेटेड है, ये है शादी ब्याह से रिलेटेड है। और कब मनाया जाता है, आषाढ़ महीने के अंतिम समय में ये मनाया जाता है। अब है यहाँ पर कि हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, हरिहर क्षेत्र का मेला या फिर सोनपुर का मेला, चाहे हरिहर क्षेत्र का मेला बोलो, सोनपुर का मेला बोलो, तो ये होता है गंगा और गंडक के संगम पर, गंगा नदी और गंडक नदी के जहाँ पर दोनों नदियाँ आके मिलती हैं वहीं पर सोनपुर मेला लगाया जाता है, आयोजित होता है। ये जो मेला है सोनपुर मेला, ये भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, सबसे बड़ा, देखो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है और ये सारण जिले के सोनपुर में आयोजित करा जाता है। मतलब कि जो सोनपुर है वो कहाँ पर है, वो है आपके सारण जिले में। अब यहाँ लिखा है कि पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली या बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करती है गॉथिक शैली का। मतलब जो पटना सिटी में पादरी की हवेली है और बांकीपुर चर्च है, उसकी जो भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं इनका, ठीक है, जो आर्किटेक्चर है वो इसका गॉथिक शैली का है। ठीक है, कौन सी शैली का है, वो है गॉथिक शैली का। अब यहाँ लिखा है कि पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की जो इमारतें हैं उसमें कौन सी शैली यूज़ करी गई है, तो वो है यूरोपियन पुनर्जागरण काल की शैली। ठीक है, अब संग्रहालय एवं सुल्तान पैलेस की जो इमारतें हैं उसमें कौन सी शैली है, वो है हिंद इस्लामी शैली। मतलब हिंदुस्तान की और इस्लाम की जो शैली है उसमें इनका मिक्सचर आपको मिल जाता है। फिर है बिहार की जो पेंटिंग है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि बिहार की जो पेंटिंग है वो इम्पॉर्टेंट है, वो है मधुबनी, बिहार की पेंटिंग विद्या। ठीक है, बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है, तो वो है मधुबनी पेंटिंग। अब है विदेश या लोकप्रिय नाटक नृत्य है। देखो सिंपल सी बात है, ये हमारे बिहार का ही है। फिर है बिहार के विद्वान, कौन से विद्वान हैं जिनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है विद्यापति जी। विद्यापति जी को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। फिर है जट जटिन लोक नाट्य नृत्य प्रसिद्ध है बिहार का, जो कि मुख्यतः मिथिला में ही ये प्रसिद्ध है। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि नव नालंदा महाविहार प्रसिद्ध किस चीज़ के लिए है, तो वो है पाली स्नातकोत्तर शोध संस्थान के लिए। ठीक है, तो किसके लिए है, पाली स्नातकोत्तर शोध संसाधन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, शोध संस्थान के लिए। ठीक है, यहाँ पर शोध करा जाता है। तो ये थे हमारे 56 क्वेश्चन जिसमें कि हम लोगों ने आपके लिए बिहार की पूरी हिस्ट्री, पूरी इतिहास कंप्लीट करा दिया है। केवल 3 वीडियो में आपका जो बिहार का इतिहास है पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया है, वैसे मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ये भी बताइए, और वीडियो को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। ठीक है, और लाइक भी ज़्यादा ज़्यादा कीजिए, जिससे कि हम लोगों का एनकरेजमेंट मिलता है कि हम लोग आपके लिए नई नई सीरीज़ लेकर आ सकें। ठीक है, आप लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, शेयर करते हैं तो उससे भी हमारा थोड़ा वीडियो थोड़ी ज़्यादा फैलती है, तो उससे भी हमें एनकरेजमेंट मिलता है। ठीक है, तो उसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों से भी कराइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।